हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलिस? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और कल स्टोरी नहीं आने के लिए सॉरी, वैसे आपने परमिशन दे दिया था। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कियारा और रोहन के बीच एक डीप टॉक होती, जिसके बाद रोहन उसके माथे को चूमकर वहां से चुपचाप चला जाता है। रात अब किसी पुरानी साजिश की तरह थी, गहरी, ठंडी और स्याह काली। उस सड़क के कोने पर जहां एक पुरानी इमारत की आड़ में धुंधलका सा कुछ जमा था, कियारा खड़ी थी, आंखें चौकन्नी, दिल भारी। वहां पहुंचना आसान नहीं था और वहां ठहरना उससे भी मुश्किल। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थी और उसकी सांसें उसकी कहीं बातों से भारी हो रही थी। तभी उसका फोन बजता है। बिना नाम के सेव उस नंबर को देखते हुए कियारा ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आती है, आज मिलना जरूरी है। उस आदमी ने कहा था, वो आदमी जिसकी आवाज पहले कभी सुनी थी, लेकिन चेहरा अब भी एक मिस्ट्री थी। सामने आया तो घना अंधेरा उसे ढक चुका था। उसकी आंखें देखी जा सकती थी, तेज, गहरी और किसी टूटे यकीन की तरह बुझी हुई। उसने एक एनवलप कियारा की ओर बढ़ाया। कागज की हल्की सी सरसराहट ने उसके अंदर की घबराहट को कुरेद दिया था। वक्त कम है कियारा, समय से कोई नहीं लड़ सकता। जल्दी से जो करना है कर लो। बस इतना कहकर वो आदमी चला गया। न नाम न मकसद। कियारा खड़ी रही उस जगह पर, वो जगह जो बेहद ही डरावनी थी। बारिश अब तेज हो चली थी। एनवेलप हाथ में लिए उसे देखा, फिर धीरे से मुट्ठी में बंद कर लिया, जैसे राज कोई किसी में समझने की क्षमता ना हो, या कोई सच जिससे टकराना जरूरी है, मगर वक्त की चुप्पी अभी ज्यादा जायज है। उसने उस एनवलप को बहुत अच्छे से समेट कर अपने बैग में डाल दिया। वो नहीं भीगी थी उस बारिश में, वो बह रही थी उसमें। 2 दिन के बाद ही ज्वेलरी एग्जीबिशन था, पर संगीता का मन किसी भंवर में फंसा हुआ था। दिन में तो वो मुस्कुराती, घर के सारे काम निपटाती, खाना, कपड़े, सास ससुर की दवा, सब कुछ। पर उसका चेहरा उस शांत झील सा था जिसके अंदर मानो कोई रहस्यमयी तूफान हो। अमित इन दिनों काम में डूबा हुआ था। घर देर से आता, सुबह जल्दी निकल जाता। सिड की पढ़ाई शुरू कर दी गई थी और उसके कमरे में ही वो अपनी किताबों में उलझा रहता था। घर की छत पर एक सास थी, संगीता की सास, जो हर दिन उसे देखती, उसकी आंखों में झांकती, बिना कुछ कहे बस देखे जा रही थी, जैसे किसी ऐसी उलझन को सुलझाने की कोशिश कर रही हो जिसका जिक्र तक कहीं नहीं हुआ हो। उन्हें कुछ समझ में कहाँ आ रहा था। और संगीता एक कैद में थी, न खुद बनाई न खुद तोड़ी जा सके, कुछ ऐसी ही कैद तो थी वो। आत्मा पर बैठा एक अपराध बोध। अमित के साथ बिताई उस रात का जो शायद जरूरत थी, पर चाहत नहीं। उसका हर स्पर्श, हर पल संगीता को खुद से और दूर करता जा रहा था। शाम होते ही वो अपनी बालकनी में जाकर घंटों खड़ी रहती। सामने दिखता शहर भागता, बोलता और चमकता, और वो खुद चुप, ठहरी, बुझी हुई। वो सोचती थी, क्या जाना चाहिए कियारा के साथ उस एग्जीबिशन, अकेली। फिर एक ख्याल आता, अकेलापन तो मैं कहीं भी साथ लेकर चलती, फिर कियारा के साथ भी तो वो अकेलापन कम नहीं होगा, ये शायद बढ़ ही जाएगा। और उसी समय कियारा भी अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही होती है, हाथ में वही एनवलप बिना खोले रखा हुआ। कभी वो सोचती है इसे जला दे,
कभी लगता है शायद यही उसकी मंजिल का आखिरी मोड़ होगा। दूर दूर रहकर भी दोनों की सांसें एक ही लय में चल रही थी। दोनों के दिल एक ही दर्द को जी रहे थे। बस अलग अलग सवाल और अलग अलग खामोशियों का साथ था। कुछ बदलना था। एग्जीबिशन के एक दिन पहले धूप कुछ ज्यादा ही तेज थी आज, जैसे आसमान भी खुद को जगाने की कोशिश में था। संगीता सुबह से ही एक मशीन की तरह चल रही थी। घर के काम निपटाना, सभी के कपड़े देखना, अमित का नाश्ता बनाना, अपनी डायरी में कुछ लास्ट मिनट नोट्स और हर पल जैसे किसी परीक्षा का हिस्सा। जाने कब वो परीक्षा का प्रश्न पत्र उसके सामने आकर खड़ा हो जाए। उसके भीतर एक बेचैन शांति थी, एक ऐसा सन्नाटा जो बाहर से संयम में ढला हुआ था, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ तोड़ रहा था। उसके भीतर एक ऐसी उबाल थी जिसे आग की जरूरत नहीं थी और जो पानी से भी नहीं बुझ सकती थी। अमित मुस्कुरा कर बोला, अच्छे से तैयार हो जाना, एग्जीबिशन की तस्वीरें तो वायरल होने ही वाली है। सुनो, 3 दिन चलने वाला एग्जीबिशन, तो जहाँ भी रहना कियारा के साथ रहना, कुछ भी ज़रूरत हो तो उसे बताना और मुझे भी फ़ोन कर देना, कुछ भी चाहिए हो तो। जैसे संगीता को न बाहर का रास्ता पता हो, न उसे अपनी ज़रूरत पता हो और न ही उस ज़रूरत तक पहुँचने की कोई ऐसी राह। संगीता उसकी बातों को सुनती हुई थोड़ा मुस्कुरा देती है। अमित को कुछ समझ नहीं आया, मगर शायद उसने भी जानना बंद कर दिया था। सवाल के जवाब ना मिले तो मर्द उस सवाल को छोड़ देते हैं, औरतें उसे कुरेदने लगती है। शायद बस इतना सा ही अंतर रह जाता है। सासू माँ धीरे से बोली, जाना तो ज़रूरी है, जाना भी चाहिए। वापस आते आते देर भी हो सकती है। वहाँ जो भी हो, तुम अपने आप को मत भूलना, बस इतना ही कहूँगी संगीता। ये शब्द बेहद सामान्य से थे, पर संगीता ने उनमें एक अलग ही परत महसूस की। क्या माँ कुछ जानती है? तभी घर के लैंडलाइन फोन की घंटी बजी। एक पुरानी सी आवाज़, जैसे कोई बीता रिश्ता फिर से आवाज़ दे रहा हो। सासू माँ ने फ़ोन उठाया। धड़कनें तेज थी संगीता की। थोड़ी देर बात सुनी और फिर शांत होकर बोली, कियारा आ गई है, गाड़ी में तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, जल्दी जाओ। संगीता के पैर थोड़े थम गए थे। मन में एक अजीब लहर उठी, सवालों के संकोच की और उस अजीब सी फ्रीक्वेंसी की जो हर बार कियारा के पास जाते उसे महसूस होती थी। वो एक खिंचाव जो चीख चीख कर कहता था, नसीब दोनों का एक साथ जोड़ा है मैंने। जब वो सीढ़ियाँ उतर रही थी तभी कियारा की नज़र उस पर पड़ी। एक पल को जैसे वक्त थम गया। पीछे सामान और बैग लिए अमित भी नीचे उतरता है और कियारा को देखकर ही कहता है, नाइस आउटफिट। वैसे मैडम आपके साथ जा रही हैं तो एक रिक्वेस्ट है, इनका ध्यान रखिएगा। कियारा ने हल्की मुस्कान में सिर हिलाया और खुद की धड़कनों को समेटा, जो संगीता को फिर से देखकर तेज हो गई थी। संगीता आज बेहद साधारण सूट में थी, लेकिन आंखों में जो सवाल थे वो किसी भी श्रृंगार से भारी थे। संगीता ने कियारा की ओर देखा, बस एक नज़र, फिर नजरें झुका ली। अमित को गले लगाया और नजरें कियारा पर। कुछ धड़क गया था मानो उन आँखों में। कियारा ने नजरें घुमा ली थी। वो गाड़ी की पिछली सीट की ओर बढ़ी, तभी कियारा की आवाज़ आई, आगे बैठ सकती हैं आप, सीट खाली है, मैं ड्राइवर तो हूँ नहीं।
ये एक तंज था या आमंत्रण, पता नहीं, लेकिन स्वर में वो ठंडापन था जो अक्सर उन रिश्तों में आ जाता है जहाँ बहुत कुछ अनकहा रह गया हो। संगीता हल्के से मुस्कुराई नहीं और न कुछ बोला, बस कदम मोड़े और जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ गई। सीट बेल्ट लगाना फिर भूल गई। कुछ देर यूं ही बीता। दोनों ने सामने देखा, फिर धीरे से एक दूसरे की तरफ मुड़े, आंखें मिली और फिर से एक बार जज्बातों का बहाव ना मानो नदी में उफान ला रहा हो। वो नजरें सवाल नहीं पूछती थी, वो जवाब भी नहीं देती थी, वो बस देखती थी, जैसे कोई पुरानी किताब जिसे बार बार पढ़ा गया हो मगर हर बार एक नया अर्थ दे जाती हो। कियारा ने धीरे से इंजन स्टार्ट किया और फिर कहा, सीट बेल्ट बांध लीजिए। गाड़ी चल पड़ी। शहर पीछे छूटने लगा, कुछ ख्वाब भी, और उनके बीच की वो चुप्पी जैसे किसी कविता की तरह थी, धीरे धीरे उतरती, कुछ कहती, कुछ छिपाती, फिर मौन हो जाती। गाड़ी शहर की हलचल से दूर एक लंबी सड़क पर दौड़ रही थी। दोपहर की रोशनी धीमे धीमे सुनहरी हो रही थी और धूप तेज थी। दोनों के बीच सीट बेल्ट जितनी दूरी थी, उतना ही कोई अदृश्य फासला भी, न पास न बहुत दूर। गाड़ी के भीतर एक लंबी चुप्पी, जैसे शब्द को आमंत्रण नहीं दिया गया हो आज। कियारा कभी कभी संगीता की ओर नजर घुमाती, लेकिन बिना देखे फिर वापस सड़क की ओर देखती। संगीता ने अपने हाथों को आपस में भींच रखा था, जैसे कोई खुद में ही कोई बात छुपा रहा हो और उसे अपने हाथ को खोलने की इजाजत भी ना हो। पता नहीं कौन सा गुनाह कर बैठे वो हाथ। तभी रेडियो में एक नर्म ठहरी हुई आवाज उभरती है, वो आवाज जो कितने संकेतों को चलाने वाली थी, जीने वाली थी और सुनने वाली थी। अचानक से मानो ठहर गए थे वो सफर पर, और नज्म अपनी आवाज में इन दोनों के अंदर के मचे तूफानों को बखूबी उभेर रही थी। कुछ रिश्ते अल्फाज मांगते नहीं, बस चुपचाप सांसों में उतर जाते। जो कहना चाहते हैं वो अक्सर नजरों की राह से निकल जाते। कियारा ने अचानक रेडियो की तरफ देखा, फिर संगीता की पलकें थकी हुई थी, जैसे भीतर कुछ टूट कर गिरा हो, लेकिन आवाज अब भी नहीं आई थी उसके भीतर से। रेडियो चलता रहा। एक अधूरी कविता हूँ मैं शायद, जो पूरी होने से डरती है, जिसे कोई पढ़े वो भी ना हो और कोई समझे वो भी ना हो उसका। कियारा ने धीरे से गाड़ी के स्पीड को घटा दिया, पर आंखें अब संगीता पर थी। संगीता ने भी धीरे धीरे उसकी तरफ देखा, पर वो नजर लंबी नहीं रही, महज एक पल की, जैसे आंख सारा राज बयां करने में सक्षम हो। उस पल में बहुत कुछ ठहर गया था। कियारा का स्वर बेहद शांत था, फिर में उसमें कुछ अजीब सी थकान महसूस हुई थी। संगीता को कभी लगा है तुम्हें जैसे कोई बात कहने को जी कर रहा हो, लेकिन वो बात तुम्हारे लहजे से डर जाए? संगीता ने उसकी तरफ नहीं देखा था, बस खिड़की की ओर देखा। बाहर सड़क, पेड़ और उतरते धूप के रंग एक लय में बह रहे थे। कुछ देर बाद संगीता ने अचानक कहा, गाड़ी रोको। कियारा चौंक गई थी। यहाँ? संगीता ने उसकी आंखों में देखा, सीधे, स्थिर और लंबे समय के लिए। हाँ, यही। कियारा ने गाड़ी धीरे से साइड में लगाई। संगीता उतर गई।
कियारा ने उसे जाते हुए देखा। वो बहुत दूर नहीं गई, बस सामने एक खाली जगह पर खड़ी हो गई। कुछ सेकंड बाद कियारा भी बाहर आ गई थी। पास गई। संगीता अब भी कुछ नहीं बोल रही थी। कभी कभी हम उस सड़कों पर खड़े होते हैं जहाँ कोई मंजिल नहीं होती, फिर भी वहाँ रुक जाना जरूरी लगता है। क्यों? कियारा की आवाज धीरी थी। संगीता ने उसकी ओर देखा। पहली बार कोई इमोशन उसकी आंखों में उभरा था, कोई एक ऐसा रंग जो पहचानने लायक था, पर नामकरण नहीं होना था उसका। शायद क्योंकि कुछ सवाल सिर्फ रुककर ही सुने जा सकते। चलते हुए सब पीछे छूट जाता है और चलते चलते लोग इतने दूर निकल आते हैं कि पीछे देखो तो एक गहरी खाई बन जाती है जिसमें उतरते ही सब खत्म, सब स्वाहा। बरसों के बनाए वो रास्ते कब खाई बन जाते हैं इंसान को पता भी नहीं चलता। हवा में नमी थी। धूप अब भी पूरी तरह से चमक रहा था। कियारा ने कुछ कहना चाहा लेकिन होठ कहाँ ही साथ देने वाले थे। संगीता ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और पेड़ की छांव में ही लगकर खड़ी हो गई, जैसे कुछ महसूस कर रही हो, जैसे आगे नहीं बढ़ना चाह रही हो, जैसे पीछे भी नहीं लौटना था उसे। कोई पुराना जख्म या कोई धड़कती हुई याद को जी रही हो वो। सड़क किनारे हवा में एक ठंडी गंध थी। कुछ ही क्षणों में जाने कहां से बादल घिर आए थे और इसके साथ ही बादलों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई थी। हालांकि कार में जाने की जहमत अब भी नहीं उठाई थी इन दोनों ने। किसी कवि में मौसम को अपनी कलम से लिखा हो, कुछ ऐसा सुहावना हो गया था मौसम। दिन की तपती दोपहर अचानक से राहत लेकर आ गई थी, वैसी राहत जिसमें मानो बारिश की कुछ बूंदें मिल सकती थी। कियारा और संगीता वहीं खड़े थे। बूंदें उनके चेहरे, बाल और कपड़ों से होते हुए भीतर तक जा रही थी। हालांकि इस बार छत नहीं ढूंढी थी उन्होंने, जैसे ये बारिश एक जरूरी गवाही हो उनके लिए। कियारा ने संगीता की ओर देखे बिना फिर से एक सवाल किया। आंखें बंद, पीठ पेड़ के तने से सहारे लिए हुए। क्या हर रिश्ता कोई नाम चाहता है? संगीता ने बस ऊपर आकाश की ओर देखा। बूंदें उसके पलकों से फिसल रही थी। नाम में तो सबसे ज्यादा उलझन है। जो कहना चाहिए वो कह नहीं पाते और जो कहा जाता है वो अक्सर अधूरा होता है। इस बार उसकी आवाज में कोई थकावट नहीं थी, किसी बात की स्वीकार थी उसमें, जैसे कुछ पल को उसने एक्सेप्ट किया था कुछ। एक ठंडी हवा का झोंका आया। कियारा की भींगती उंगलियां संगीता की तरफ लपकी, लेकिन वो खुद को रोके रही। इस तिलस्म को छूने से डरती रही, सहमती रही कि कहीं फिर से ये गायब ना हो जाए और उसका ये जीवंत ख्वाब फिर से अधूरा न रह जाए। कभी लगता है तुम कहीं और होती तो क्या सब आसान होता। कियारा का स्वर टूटा नहीं, पर भीतर की गहराई से निकला था ये सवाल। संगीता ने इस बार उसकी ओर देखा, ठहर कर देखा था उसकी ओर, मानो इस आकृति पर ही जीवन टिका था उसका। कभी कभी सोचती हूँ, अगर मैं वो होती जो तुम्हें मिलनी चाहिए थी, तो क्या मैं खुद को जी पाती?
कुछ देर चुप्पी रही थी वहां। क्या कह दिया था संगीता ने? कियारा को अब भी अपनी कानों पर यकीन नहीं था। क्या संगीता कियारा के साथ जीने लगी थी? उसे जिंदगी महसूस होती है कियारा के साथ। बारिश अब तेज हो चुकी थी, जैसे इन दोनों को आपस में बात करने की इजाजत ना हो। इन दोनों को एक दूसरे की बातें सुनने की इजाजत ना हो। लोग छांव ढूंढ रहे थे, लेकिन ये दोनों औरतें बस बारिश के नीचे खड़ी थी। जैसे इसी में सुकून था, इसी में तन्हाई थी और इसी में रिहाई। इसी में दोनों झगड़े हुए थे और इसी में छूट भी रहे थे। यही उनकी आज़ादी थी और यही शायद बंदिश भी। फिर एक बाइक वाला तेज हॉर्न बजाता हुआ पास से निकला और कीचड़ के छींटे उनके पैरों और कपड़ों पर आ गिरे। दोनों एक पल के लिए चौंक गए, फिर दोनों मुस्कुराते हैं। ये हंसी नहीं थी, ये प्रकृति का सबसे घिनौना तंज था मानो उन पर। कीचड़ के छींटे पड़ गए थे, हालांकि दिखाई तो दे रहे थे कपड़े पर, लेकिन अनुभव किया था संगीता ने मानो जिस्मों पर पड़े हों। एक थकी हुई मुस्कान थी, जैसे आंसुओं के बीच थोड़ी सी सांस लेने की कोशिश कर रहा हो कोई। संगीता ने कियारा की ओर देखते हुए फिर से नजरें झुका ली। चलो वापस चलें। कियारा ने सिर हिलाया, इस बार बिना सवाल, बिना तर्क। गाड़ी की ओर लौटते हुए दोनों ने एक बार फिर एक दूसरे को देखा। नजरों में कोई वादा नहीं था, पर एक खामोश रिश्ता जरूर था, जो अब न साथ मांग रहा था और न इसकी चाहत कर रहा था। उसे मंजिल भी नहीं चाहिए थी मानो, बस एक एहसास जो साथ चलते हुए भी अधूरा ही अच्छा लग रहा था। लेकिन क्या ये अधूरापन झेला जा सकता था? क्या ये बेचैनी स्वीकार करने योग्य थी? और सबसे बड़ी बात, क्या कियारा अपने अंदर के दो रिश्तों को एक साथ जी सकती थी? हालांकि कबूल तो कुछ नहीं किया था संगीता ने, फिर क्यों ये बेचैनी अब रहम बन रही थी? गाड़ी एक सुनसान गांव के रास्ते से गुजर रही थी। अब दोपहर अपनी मौज पर था, बादलों की आवाजाही जारी थी और इसके साथ ही कोई पुराना धुन इनके मन मस्तिष्क को सहला रहा था। बाहर खेतों की हरियाली थी, झिंगुरों की हल्की आवाज, जैसे प्रकृति धीमे स्वर में कोई लोरी गा रही थी। अचानक एक अजीब सा झटका मारती हुई आवाज आई और गाड़ी लड़खड़ा कर ठहर गई। कियारा ने स्टीयरिंग पर हाथ थामा था। इसके साथ ही वो बाहर निकलती है, बोनेट खोल चेक करती है और फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती है। शिट! चुप थी संगीता। बाहर मौसम की रौनक थी। दोनों बाहर निकले। सामने सड़क के किनारे एक अकेली सी टपरी थी, जो कुछ अलग ही राग गा रही थी। टीन की छत के नीचे एक बूढ़ा चाय वाला, जिसकी आंखें किसी कहानी की तरह गहरी थी, उन्हें देखता है और वो उस टपरी के पास जाने की सोचते हैं। हालांकि सवाल कुछ नहीं थे, जवाब भी कुछ नहीं होने थे, लेकिन रास्ता क्या था?
बेटा, गाड़ी खराब लगती है, बूढ़े ने झुकते हुए चाय उबालते उबालते कहा। हाँ, पता नहीं क्यों अचानक रुक गई। यहाँ आसपास कोई गाड़ी ठीक करने वाला? कियारा ने पूछा। है तो सही, लेकिन अब आएगा देर से, गांव के उस पार गया है, तो उम्मीद कम है, और दूर दूर तक इन रास्तों में और कोई ऐसा मैकेनिक नहीं। परेशानी साफ झलक गई थी इन दोनों के चेहरे पर। फिर एक लंबा सन्नाटा पसर गया था, और चाय की भाप के बीच उस बूढ़े ने कुछ पल बाद कहा, अगर कहो तो रात गांव में रुकवा सकता हूँ। गांव वाले तुम्हारा बहुत स्वागत करेंगे। बेटी समझ कर बोल रहा हूँ, जानता हूँ आज की दुनिया सही नहीं है, लेकिन ऐसी हालत में रात होते ही ये जगह डरावनी प्रतीत होती है। इस जगह अकेले रहना सुरक्षित नहीं होगा। संगीता और कियारा ने एक दूसरे को देखा। बूढ़े ने 2 चाय की प्याली आगे बढ़ा दी थी। उन दोनों ने बेंच पर बैठते ही कोई गहरी चिंतन शुरू कर दी थी। कियारा ने कहा, क्या लगता है तुम्हें, क्या करना चाहिए? मुझे क्या लगता है, शुक्र है पहली बार इतने सालों में किसी ने मुझसे पूछा है मुझे क्या लगता है। खैर, मैं अमित से पूछती हूँ। इसके साथ ही वो अमित को फोन लगाती है और सारी बातें बताती है। अमित उसकी फिक्र में था। देखो, कोई ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन करना, और आगे बढ़ने का अगर कोई रास्ता नहीं है तो गांव में ठहरना सही है। गांव में कोई गेस्ट हाउस या फिर कोई ऐसा घर मिले जो सुरक्षित लगे तो ठहर जाना। अपनी लोकेशन मुझे भेज दो, और इसके साथ ही कोई ज़रूरत हो तो मेरा फ़ोन ऑन ही है। मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन संगीता, आगे मत बढ़ना और सड़क पर मत रहना, सेफ नहीं है ये। अमित की बात उसके कानों में गूंजती है। कई तरह की हिदायतें मिल रही थी उसे, हिदायतें ही तो मिल रही थी उसे। इसके साथ ही फोन करते संगीता ने कियारा से कहा, और कोई ऑप्शन है नहीं तो हमें चाचा की बात को मान लेना चाहिए। संगीता और कियारा फिर से एक दूसरे को देखते हैं, चाय की चुस्की लेते हुए, और चाय की गर्माहट उनके अंदर भी मानो कोई राहत भरी गर्मी पैदा कर रही थी। वक्त की मजबूरी और आंखों की थकान ने हामी भर दी। बूढ़े ने अपने बेटे को फ़ोन किया, राजू, जल्दी से यहाँ गाड़ी को टपरी के पीछे लगा दे, और मैं बिटिया लोग को लेकर गांव जा रहा हूँ, यहाँ संभालना। इसके साथ ही वो अंकल संगीत और कियारा को लेकर गांव की पगडंडियों पर आगे बढ़ गए थे। गांव की मिट्टी में तो वो अपनापन था जो शहर की भीड़ में मानो कहीं खो गया था। गांव की मिट्टी वो खुशबू दे रही थी जो अब तक इन लोगों ने जैसे सालों से सुनी ना हो। इसके साथ ही वो बूढ़े अंकल से पूछती है, आप यहाँ कब से रहते हो? सालों हो गए बेटी, 52 साल। यही अपना घर है, यही अपनी आज़ादी और यही अपने ख्वाब। संगीता की आंखें थकी सी लग रही थी। वो कुछ कहने ही वाली थी कि बूढ़े अंकल ने फिर कहा, ये इलाका रात को सुनसान हो जाता है। आप दोनों मेरी पोती की उम्र की हो। मेरे गांव में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, शहर जितना तो नहीं, लेकिन साफ सुथरा है। आराम से रात बीत जाएगी और सुबह तक गाड़ी भी ठीक हो जाएगी। कियारा झिझकती हुई कहती है, अंकल, अगर वहाँ आपको कोई परेशानी हो गई हमारे रुकने से तो? देखो बेटा,
जिंदगी में परेशानी आम बात है। सवाल ये है कि आप परेशानी को झेल लेते हो या जी लेते हो। इतने साल के तजुर्बे से मैं ये कह सकता हूँ कि अगर परेशानी को झेल रहे हो तो ये दिक्कत बनेगी। यदि परेशानी को जी रहे हो तो ताकत मिलेगी। और गांव वाले अपने होते हैं, शहर का पता नहीं, लेकिन बाहर की दुनिया से तो बेहतर ही समझो गांव को। वहाँ तुम्हें सब अपने लोग मिलेंगे। संगीता ने कियारा की ओर देखा, फिर मोबाइल निकाला। अमित के लंबे चौड़े मैसेज पड़े थे। रास्ते में ही उसने फिर से अमित को फोन लगाया। अमित के सवालों के जवाब संगीता ठहराव से दे रही थी। इसके साथ ही उसने कहा, हाँ बाबा, गांव है तो महिला भी होगी। कैसी बात कर रहे हो अमित? चिंता मत करो, कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा और गाड़ी सही होते ही हम दोनों निकल जाएंगे। हाँ, नंबर चालू रहेगा। फोन रखते ही उसने गहरी सांस ली थी। अंकल भी मुस्कुरा रहे थे। मर्दों की खासियत यही होती है बेटा कि वो जाने देते हैं लेकिन फिक्र नहीं छोड़ते। संगीता ने नजरें झुका ली थी। इसके साथ ही ये लोग अब गांव पहुंचने वाले थे। गांव पहुंचने से पहले ही दोपहर के 3 बज गए थे। अंकल ने मुस्कुराकर पास खड़े एक युवक को इशारा किया। देखो भैया रामलाल, ये हैं हमारी मेहमान। गाड़ी खराब हो गई है इनकी, तो आज दिन और रात यहीं रहेंगी। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए इन्हें। मेहमान है हमारी और पूरे फोड़ गांव की मेहमान है ये। इन्हें इनका हक तो मिलना चाहिए ना। गांव की पहली झलक ही जैसे किसी भूली हुई कहानी की तरह थी जो आंखों के सामने खुल रही थी। रास्ता कीचड़ और पगडंडियों से भरा था, लेकिन वहाँ की हवा में एक ऐसी शुद्धता थी कि मानो सारे जिस्म में फैली अब तक की वो सारे सवाल और कहानी धुलने लगी थी। क्या होना था आगे, क्या मिलना था, क्या छूटना था और क्या बदलना था, जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें।